इफेक्ट ऑफ प्रोपोर्शनल इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव कंट्रोल एक्शंस ऑन सिस्टम परफॉर्मेंस। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि किसी भी सिस्टम की परफॉर्मेंस पे डिफरेंट कंट्रोल मोड्स, जिसमें प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है, इंटीग्रल कंट्रोल है और डेरिवेटिव कंट्रोल, इन तीनों का इफेक्ट देखना कि कौन सा जो कंट्रोलर है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है और किस केस में बेनिफिशियल है, किस कंट्रोलर के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं और नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। एक सिंपल फर्स्ट ऑर्डर के सिस्टम से, दैट इज 1/τs+1, ये हमारा प्लांट है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। इस प्लांट से हमने एक यूनिटी फीडबैक ली है और जो एरर सिग्नल आया है उसको हमने एक प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के अंदर फीड कर दिया है। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर से जो आउटपुट आ रही है वो हमने प्लांट को फीड कर दी है, दैट इज। अब आप ये देखें, इस जगह पे जो आउटपुट आएगी वो आएगी, अगर इनपुट ई ऑफ एस है तो आउटपुट क्या आएगी, के टाइम्स ई ऑफ एस। ये सिंपल एक एम्पलीफायर है। तो अगर ई ऑफ एस 1 है तो आउटपुट होगी वोल्ट है तो आउटपुट होगी के वोल्ट। अगर ई ऑफ एस 2 वोल्ट है तो आउटपुट होगी 2 के वोल्ट। अगर ई ऑफ एस 3 वोल्ट है तो आउटपुट होगी 3 टाइम्स ई ऑफ एस वोल्ट। दैट इज, जितना इनपुट बढ़ेगी, जितना एरर बढ़ेगा, उतना आउटपुट भी उसी प्रोपोर्शन से बढ़ेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। अब हमें ये एनालाइज करना है कि ये जो कंट्रोलर है इसकी परफॉर्मेंस क्या है, मतलब ये कंट्रोलर कितना बेहतर है या इसमें जो शॉर्ट कमिंग्स हैं वो क्या किए। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना होता है कि ये जो हमने कंट्रोलर लगाया है ये हमारे सिस्टम को स्टेबलाइज भी करेगा या नहीं करेगा। स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हम सिस्टम का क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करते हैं और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करने के बाद हम ये देखते हैं कि जो सिस्टम के क्लोज लूप पोल्स हैं वो कहाँ लाई कर रहे हैं, वो लेफ्ट हाफ में लाई कर रहे हैं या वो राइट हाफ में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस सिस्टम का क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन बनाना चाहूँ तो इस सिस्टम का क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले देखें ये दोनों ब्लॉक सीरीज में लगे हैं। तो सीरीज में आपको पता है मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इन दोनों ब्लॉक्स का जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा k/ts+1। अब आप ये देखें, जब ये दोनों के दोनों हमने सीरीज में सॉल्व कर लिए तो अब एक नेगेटिव फीडबैक है। नेगेटिव फीडबैक का जो ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला है वो आपको पता है, आउटपुट अपॉन इनपुट सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस इज इक्वल टू जी ऑफ एस अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस। अब जी ऑफ एस की जगह वैल्यू आ जाएगी के अपॉन टी एस प्लस 1 प्लस के अपॉन टी एस प्लस 1। और एज फार एज एच ऑफ एस इज कंसर्न, एच ऑफ एस की जगह हम लिखेंगे 1, क्योंकि आप देखें ये यूनिटी फीडबैक है। जो सी ऑफ एस है वो और जो फीडबैक सिग्नल आ रहा है बी ऑफ एस वो बराबर है। दैट इज, फीडबैक का जो ट्रांसफर फंक्शन है वो 1 है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो हमारे पास आ जाएगा के अपॉन टी एस प्लस 1 प्लस के। ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन आ गया। इस सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एक पोल है। उस पोल की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, हम डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रख देते हैं। दैट इज अवर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यहाँ से एस की वैल्यू आएगी -k-1/t। चूंकि के भी पॉजिटिव है तो -k-1 विल बी नेगेटिव और टी भी पॉजिटिव है तो अ नेगेटिव वैल्यू डिवाइडेड बाय अ पॉजिटिव वैल्यू विल गिव यू अ नेगेटिव वैल्यू। तो इट मीन्स एस की एक ही वैल्यू आएगी, वो भी नेगेटिव होगी। मीन्स सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एक ही पोल है, वो लेफ्ट हाफ में लाई कर रहा है। दैट इज अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी। तो ये सिस्टम जो है वो स्टेबल तो है, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है सिस्टम का जो आउटपुट है, अगर मैं स्टेप इनपुट दूंगा तो सिस्टम का आउटपुट किसी ना किसी स्टेडी स्टेट में जाएगा, लेकिन स्टेडी स्टेट जो इसकी वैल्यू होगी वो कितनी होगी, दैट इज अनदर थिंग। तो अब हम ये करेंगे कि हम मालूम करेंगे सिस्टम की स्टेडी स्टेट वैल्यू कितनी है, और स्टेडी स्टेट वैल्यू मालूम करने के बाद दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि क्या स्टेडी स्टेट एरर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अब हमारे जो 2-3 टास्क हैं उसमें सबसे पहला तो यह है कि मैं आउटपुट की टाइम डोमेन में इक्वेशन बनाऊं, और टाइम डोमेन में जब आउटपुट की एक्सप्रेशन बन जाएगी तो वहाँ से मैं स्टेडी स्टेट आउटपुट मालूम करूँ और वहाँ से देखूँ कि क्या स्टेडी स्टेट एरर 0 हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं अब सबसे पहला मेरा काम तो यह है कि मैं स्टेप इनपुट देकर, स्टेप इनपुट ये होती है, सही है, और देखूं कि आउटपुट पे क्या मिलेगा मुझे। तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखते हैं। देखें, मैं जो इनपुट है दैट इज आर ऑफ टी, दैट इज रेफरेंस सिग्नल, इज स्टेप सिग्नल। स्टेप सिग्नल का लैप्लास क्या होता है आप सबको पता है, 1/s। तो सी ऑफ एस किसके बराबर हो जाएगा, आपको पता है सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस बराबर है के अपॉन 1 प्लस के प्लस टी एस के। तो अब अगर मुझे सी ऑफ एस की वैल्यू चाहिए तो ये आर ऑफ एस वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आर ऑफ एस की जगह मैं क्या वैल्यू लिख दूंगा, 1/s। ठीक है, तो सी ऑफ एस की वैल्यू क्या आ गई फ्रीक्वेंसी डोमेन में, के अपॉन 1 प्लस के प्लस टी एस इंटू 1/s। अब अगर मुझे टाइम डोमेन में वैल्यू चाहिए कि जो आउटपुट है वो टाइम डोमेन में कैसा होगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा कि इसका इन्वर्स लैप्लास लेना पड़ेगा। इन्वर्स लैप्लास लेने के लिए व्हाट विल वी डू, आपको पता है हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो k अपॉन एस इंटू टी एस प्लस के प्लस 1 विल बी इक्वल टू वॉट, a अपॉन एस प्लस b अपॉन टी एस
प्लस के प्लस 1। एलसीएम लेकर और इस चीज़ को वहाँ जाके मल्टीप्लाई करवा दूँ तो आई विल गेट के इज इक्वल टू ए टाइम्स टी एस प्लस के प्लस 1 प्लस बी टाइम्स एस। अब मुझे ए और बी की वैल्यू चाहिए। एक दफ़ा मैं लिख दूंगा एस इज इक्वल टू 0। अगर मैं एस की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो व्हाट विल आई गेट, के इज इक्वल टू ए टाइम के प्लस 1, दैट इज ए आ जाएगा मेरे पास के अपॉन के प्लस 1। अब मुझे बी की वैल्यू चाहिए तो फॉर बी आई विल सब्स्टिट्यूट एस इज इक्वल टू -1 माइनस के अपॉन टी। तो आप देखिए अब क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू ये वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी पहले वाली, ए इंटू 0 प्लस बी इंटू -1 माइनस के अपॉन टी। तो यहाँ से जो b की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, माइनस के टी अपॉन 1 प्लस टी। ठीक है, ये माइनस कैसे आया, माइनस मैंने इन दोनों में से कॉमन ले लिया, सॉरी 1 प्लस के, और ये जो t यहाँ पे डिवाइड हो रहा था वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया तो b की वैल्यू आ गई माइनस के टी अपॉन 1 प्लस के। अब अगर मैं ये दोनों की दोनों वैल्यूज इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे पास c ऑफ s की वैल्यू आएगी k अपॉन के प्लस 1 इंटू 1 अपॉन एस माइनस के टी अपॉन 1 प्लस के और साथ में 1 अपॉन टी एस प्लस के प्लस 1। अब आपने ये करना है कि अगर मैं इस c ऑफ s का इन्वर्स लैप्लास ले लूं, अब तो बड़ा आसान है ना इसका इन्वर्स लैप्लास लेना, ये 1 अपॉन एस का भी आप बड़े आराम से ले सकते हो इन्वर्स लैप्लास, और ये जो 1 अपॉन टी एस प्लस के प्लस 1 है इसका भी इन्वर्स लैप्लास इजीली ले सकते हो। तो अगर आप इन दोनों का इन्वर्स लैप्लास फाइंड कर लो तो यू विल गेट सी ऑफ टी। ठीक है, तो ये काम आप लोगों ने खुद करना है एक छोटा सा। चलें दूसरा काम हमने ये करना है कि हमें स्टेडी स्टेट आउटपुट चाहिए, और स्टेडी स्टेट आउटपुट के साथ साथ हमें एरर की भी परफॉर्मेंस देखनी है कि एरर की परफॉर्मेंस क्या है। पहली बात तो ये है कि स्टेडी स्टेट आउटपुट कैसे मालूम करेंगे। स्टेडी स्टेट आउटपुट दैट इज इक्वल टू स्मॉल सी एस एस। सी एस एस का मतलब क्या है, आउटपुट सॉरी सी वेरिएबल की स्टेडी स्टेट वैल्यू मालूम करनी है। अब इसके दो तरीके हैं, एक तरीका तो यह कि टाइम डोमेन में मैं मालूम करूं लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और जो मेरे पास सी ऑफ टी आ जाएगा इन्वर्स लैप्लास से मैं इससे वैल्यू मालूम कर सकता हूं। दूसरा तरीका क्या है कि अगर मैं ये चाहता हूं कि टाइम डोमेन में जाए बगैर ये वैल्यू मालूम करूं तो उसका क्या तरीका है, उसका तरीका ये है कि मैं डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी डोमेन से भी ये वैल्यू मालूम कर सकता हूं। व्हाट विल आई डू, आई विल यूज लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 एस टाइम्स सी ऑफ एस, यानी मेरे पास सी ऑफ एस जो एस डोमेन में वैल्यू मौजूद है उसको एस से मल्टीप्लाई करूंगा और लिमिट अप्लाई कर दूंगा एस अप्रोचेस टू 0, तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ सी एस एस। तो सी एस एस की जो वैल्यू है वो मालूम करने के लिए मैं ये करूंगा कि लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 एस एज इट इज आ गया। अब सी ऑफ एस की जगह सी ऑफ एस की वैल्यू लिखूंगा। सी ऑफ एस की वैल्यू अभी अभी हमने देखी थी, क्या आएगी, के अपॉन एस इंटू टी एस प्लस 1 प्लस के। एस से एस कैंसिल हो गया। अब अगर मैं इसमें लिमिट लगा दूं एस अप्रोचेस टू 0 तो ये जो टी एस है ये 0 हो जाएगा। व्हाट विल वी गेट, के अपॉन 1 प्लस के। सही है बेटा, ये हमारे पास आउटपुट की स्टेडी स्टेट वैल्यू आ रही है। इनपुट पे मैंने क्या दिया हुआ है, इनपुट अगर आप देखें आर ऑफ टी वो क्या दिया हुआ है, वो मैंने दिया हुआ है यूनिट स्टेप जिसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू कितनी होगी 1, लेकिन जो आउटपुट आ रही है उसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू 1 नहीं आ रही। आउटपुट की स्टेडी स्टेट वैल्यू 1 नहीं आ रही इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सिस्टम है इसमें कुछ ना कुछ स्टेडी स्टेट एरर मौजूद है। अब ये जो स्टेडी स्टेट एरर है ये कितना है, ये कैसे मालूम करेंगे, इसके भी कई तरीके हैं। आप देखें एक तरीका तो ये है कि ई एस एस मालूम करने के लिए एरर किसके बराबर है, देखें दो चीज़ों से आ रहा है एरर, एरर किसके इक्वल आ रहा है, ई ऑफ एस आ रहा है आर ऑफ एस माइनस सी ऑफ एस के बराबर। तो एक तरीका तो ये स्टेडी स्टेट एरर मालूम करने का कि मैं क्या करूं, जो आर की स्टेडी स्टेट वैल्यू है उसमें से अगर मैं सी की स्टेडी स्टेट वैल्यू माइनस कर दूं तो आई विल गेट स्टेडी स्टेट एरर। तो आप देखें ई एस एस किसके बराबर हो जाएगा, आर एस एस माइनस सी एस एस। अब देखें सी एस एस की वैल्यू तो मैं मालूम कर चुका हूँ के अपॉन 1 प्लस के, लेकिन आर एस एस की वैल्यू क्या होगी, आप देखें चूंकि आर ऑफ टी की वैल्यू 1 पे जाके कांस्टेंट हो जाती है, इट मींस इसकी जो स्टेडी स्टेट वैल्यू है वो भी 1 आएगी। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 1 प्लस के एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस के माइनस के, आंसर आ गया 1 अपॉन 1 प्लस के। तो व्हाट डज इट मीन कि अगर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है और उसको मैं प्रोपोर्शनल कंट्रोलर से कंट्रोल कर रहा हूँ तो आई विल नेवर गेट अ जीरो स्टेडी स्टेट एरर। ये एरर होगा 1 अपॉन 1 प्लस के, ये एरर के पे डिपेंडेंट है, लेकिन आप ये देखें मैं इसका मतलब ये हुआ मैं के को जितना बढ़ाऊंगा एरर कम हो जाएगा। अगर देखें अगर मैं के को 1 रख दूं तो ई एस एस विल बी इक्वल टू हाफ, अगर मैं के को 2 रख दूं ई एस एस हो जाएगा 1/3, अगर मैं के को रख दूं 10 तो ई एस एस कितना हो जाएगा 1 अपॉन 11। आप देखो जैसे जैसे मैं के बढ़ा रहा हूँ ई एस एस कम हो रहा है, लेकिन ई एस एस कम होने के बावजूद
ESS कभी भी जीरो नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इफ वी आर हैविंग अ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर एंड फर्स्ट ऑर्डर प्लांट, तो स्टेडी स्टेट एरर उसके अंदर कभी भी जीरो नहीं होगा, बल्कि देयर विल ऑलवेज बी सम स्टेडी स्टेट एरर। वी कैन मिनिमाइज दिस एरर बाय इनहांसिंग द वैल्यू ऑफ के, बट ये जो स्टेडी स्टेट एरर है ये कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, स्टेडी स्टेट एरर मालूम करने के और भी तरीके हैं, ये पहला तरीका हो गया। अब मैं आपको मजीद तरीके बता, स्टेडी स्टेट एरर मालूम करने का एक और तरीका है, वो ये कि पहले मैं E ऑफ S मालूम करूं। E ऑफ S किसके बराबर था? इट वाज इक्वल टू R ऑफ S माइनस C ऑफ S। R ऑफ S की वैल्यू बेटा 1/S थी, C ऑफ S की वैल्यू थी K अपॉन S इंटू TS प्लस 1 प्लस K। यहाँ से 1/S तो कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस K अपॉन TS प्लस K प्लस 1, LCM ले लीजिए अब आप, तो ये TS प्लस K प्लस 1 बाहर आ गया, अंदर आ गया TS प्लस K प्लस 1 माइनस K से K कैंसिल हो गया बेटा, ये आ गया हमारे पास, फाइनल फॉर्म आ गई TS प्लस 1 अपॉन S इंटू TS प्लस K प्लस 1। ये बेटा E ऑफ S की वैल्यू आ गई। अब एक तरीका तो ये है मैं ESS मालूम करूं विदाउट कन्वर्टिंग कैपिटल E ऑफ S इनटू टाइम डोमेन। इसमें कन्वर्ट किए बगैर फाइनल वैल्यू थ्योरम यूज करके मैं E ऑफ S की वैल्यू मालूम कर सकता हूं। तो व्हाट विल आई यूज? लिमिट S अप्रोचेस टू 0 S टाइम्स E ऑफ S। तो बेटा अगर मैं इसको S से मल्टीप्लाई करूं और S से मल्टीप्लाई करने के बाद मैं इसमें लिमिट अप्लाई कर दूं, तो आप देखो जब मैं S से मल्टीप्लाई करूंगा ये वाला S कैंसिल हो जाएगा, और जब मैं लिमिट S 0 पुट करूंगा तो ये TS खत्म हो जाएगा। फाइनली वी विल गेट 1/K प्लस 1। तो आप देखें इससे भी वही आंसर आया है जो पिछले वाले से आया था। ESS की वैल्यू क्या आ रही है? 1/K प्लस 1। एक और तरीका भी है ESS मालूम करने का, वो बराबर है बेटा लिमिट T अप्रोचेस टू इन्फिनिटी E ऑफ T। तो उसमें हमें 2 स्टेप्स करने होंगे। पहले मैं इस E ऑफ S को का इनवर्स लैप्लास फाइंड करूंगा और उसको स्मॉल E ऑफ T में कन्वर्ट करूंगा, और जब ये हो जाएगा उसके बाद मैं T की जगह जब लिमिट लगाऊंगा T अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ ESS, और वो भी क्या आएगी? 1/K प्लस 1 आएगी। ये देखें ये सिस्टम का स्टेप रिस्पॉन्स है, और जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जो इनपुट है वो ये रही, इनपुट यूनिट स्टेप है R ऑफ T, और जो C ऑफ T है ये जो ब्लैक डार्क ब्लैक बनी हुई नजर आ रही है आपको ठीक कर, आप देखें आउटपुट और इनपुट में कुछ ना कुछ एरर लाजमी मौजूद है। कंट्रोल सिस्टम की जबान में ऐसे एरर को कहते हैं स्टेडी स्टेट एरर या ऑफसेट एरर। जब भी हमारे पास कोई भी सिस्टम एक ऐसा एरर जनरेट करे जो स्टेडी स्टेट में चला जाए, जो कांस्टेंट हो जाए, तो ऐसा एरर क्या कहलाता है? ऐसा एरर कहलाता है ऑफसेट एरर। अब देखें ऑफसेट एरर कभी भी खत्म नहीं हो सकता प्रोपोर्शनल कंट्रोलर लगा के। वजह क्या है? वजह ये बेटा देखो, अगर आउटपुट एक जगह पे जाके कांस्टेंट हो गई तो एरर भी एक जगह पे जाके कांस्टेंट हो जाएगा। जब एरर एक जगह पे जाके कांस्टेंट हो जाएगा तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का जो एक्शन है वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का एक्शन जब कांस्टेंट हो जाएगा तो वो आउटपुट भी क्या जनरेट करेगा? कांस्टेंट एरर, कांस्टेंट आउटपुट जनरेट करेगा। अब मसला क्या है? मसला ये है हमें कोई ऐसा कंट्रोलर चाहिए जिसकी वजह से आउटपुट बढ़ना शुरू हो जाए। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर तो हमेशा ये करता है, अगर आप प्रोपोर्शनल कंट्रोलर की इनपुट कांस्टेंट होगी तो इसकी आउटपुट भी कांस्टेंट होगी। अब हमें ऐसा कंट्रोलर सोचना है जिसकी इनपुट तो कांस्टेंट हो लेकिन आउटपुट क्या होना शुरू हो जाए? आउटपुट बढ़ना शुरू हो जाए। देखें 3 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, एक प्रोपोर्शनल, एक होता है डेरिवेटिव और एक होता है इंटीग्रल। प्रोपोर्शनल में क्या होता है? अगर इनपुट कांस्टेंट होगी तो आउटपुट भी कांस्टेंट होगी। डेरिवेटिव में क्या होगा? अगर इनपुट कांस्टेंट होगी तो आउटपुट 0 हो जाएगी, उल्टा 0 हो जाएगी तो क्या होगा? जो आउटपुट मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ बढ़ना, तो क्या वो उल्टा कम हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन क्या है? इंटीग्रेटर। अगर मैं आपसे कहूँ 4 को इंटीग्रेट कीजिए तो 4 का इंटीग्रल क्या आएगा? 4t। और अगर मैं 4t का ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा? इंक्रीज होता हुआ। ठीक है ना? इट मीन इंटीग्रेटर जो होता है अगर मैं इसको इस जगह पे लगाऊं तो इट कैन हेल्प अस। तो आइए इंटीग्रेटर को ट्राई करते हैं। अब देखें पिछली डायग्राम में और इसमें एक ही फर्क है, प्लांट इज सेम, इसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन जो कंट्रोलर पहले हमने लगाया हुआ था वो सिंपल K था। अब यहाँ पर हमने K के साथ क्या लगाया हुआ है? 1/S। 1/S आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि 1/S मीन इंटीग्रेटर। तो इस वक्त ये जो ब्लॉक है ये 2 काम कर रहा है, एक तो ये इंटीग्रेट कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है? K से मल्टीप्लाई कर रहा है। K यहाँ पर कहलाता है इंटीग्रेटर का गेन या इंटीग्रल गेन। अब हम देखते हैं अब इस सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या होगी। मैं इसको टाइम डोमेन में कन्वर्ट नहीं करूंगा बल्कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में रहते हुए हम देखेंगे कि क्या इस सिस्टम की परफॉर्मेंस बेहतर हुई या नहीं हुई। तो सबसे पहले तो हम जिस तरह हमने पहले ट्रांसफर फंक्शन मालूम कर रहा था, अभी भी ट्रांसफर फंक्शन मालूम कर लेंगे। K अपॉन S को 1/TS प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, व्हाट विल वी गेट? K अपॉन
एस इंटू टी एस प्लस वन, और यूनिटी फीडबैक का फॉर्मूला लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, जी ऑफ एस अपॉन वन प्लस जी ऑफ एस, तो ये हो जाएगा के अपॉन एस इंटू टी एस प्लस वन। सिंप्लीफाई कर लीजिए, एस इंटू टी एस प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, तो यहाँ पे तो बच जाएगा के, यहाँ पर आ जाएगा एस इंटू टी एस प्लस वन, और यहाँ पर आ जाएगा के। तो अगेन ये जो सिस्टम है इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या बन गया, के अपॉन टी एस स्क्वायर प्लस एस प्लस के। तो इंटीग्रेटर जो हमने ऐड किया है उससे सिस्टम में एक एडिशनल पोल आ गया है, सही है। अब ये जो एडिशनल पोल आया है, उस एडिशनल पोल की वजह से पहली बात तो ये कि सिस्टम स्टेबल होगा या नहीं होगा, हमें ये चेक करना है। और ये चेक करने के बाद दूसरी चीज़ हमें क्या चेक करनी है, वो ये चेक करनी है कि क्या इस सिस्टम का स्टेडी स्टेट एरर अब जीरो आएगा या नहीं आएगा। एडिशनल पोल जो हमारे पास दो पोल आए सिस्टम के, ये तो हम बड़े आसानी से चेक कर सकते हैं कि क्या ये स्टेबल होंगे या नहीं होंगे। उसके लिए मैं एक छोटी सी राउट से एरे बना लेता हूँ, एस स्क्वायर एस की पावर वन और एस की पावर जीरो, यहाँ पे टी आ जाएगा, यहाँ पे वन आ जाएगा, यहाँ पे के आ जाएगा और यहाँ पे जीरो आ जाएगा। अब अगर मैं अगली रॉ जनरेट करूँ तो पहले के को वन से मल्टीप्लाई करूँगा, के माइनस टी को जीरो से मल्टीप्लाई करूँगा, जीरो, के बचेगा, वन से डिवाइड होकर आंसर आ जाएगा के। तो आप देखें फर्स्ट रॉ में तीन एलिमेंट हैं, एक है कैपिटल टी, दूसरा है वन और तीसरा है कैपिटल के। अगर कैपिटल टी और कैपिटल के दोनों पॉजिटिव हैं, मतलब ये जो गेन है, अगर ये गेन पॉजिटिव है तो सिस्टम स्टेबल होगा, एंड इसकी जो स्टेडी स्टेट वैल्यू आएगी, मतलब स्टेबल होने का मतलब ये है कि इट विल कन्वर्ज टू सम स्टेडी स्टेट वैल्यू। अब वो स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या होगी वो मैं उसी तरह से मालूम कर सकता हूँ फाइनल वैल्यू थ्योरम से, सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस इज इक्वल टू क्या आ चुका है हमारे पास, के अपॉन टी एस स्क्वायर प्लस एस प्लस के, और यहाँ से सी ऑफ एस की वैल्यू हो गई, स्टेप इनपुट है तो वन के अपॉन एस इंटू टी एस स्क्वायर प्लस एस प्लस के। यहाँ से हमें मालूम करनी है सी एस एस की वैल्यू, सी एस एस विल बी इक्वल टू वॉट लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो एस टाइम्स सी ऑफ एस। तो अब आप ये देखें, अब अगर मैं इसको एस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वाला एस कैंसिल हो जाएगा, और एस की जगह जीरो पुट कर दूं तो फाइनली आई विल गेट के अपॉन के यानी के वन। अब आप देखें आउटपुट की जो स्टेडी स्टेट वैल्यू है सी एस एस वो वन हो गई, इनपुट की स्टेडी स्टेट वैल्यू भी वन है, आर एस एस भी किसके बराबर है, वन के। तो यहाँ से आप देखें तो ई एस एस की जो वैल्यू आएगी वो जीरो आएगी। मीन्स जब भी कोई ऑफसेट एरर जनरेट होता है तो इंटीग्रेटर लगाकर उस ऑफसेट एरर को हम क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो बेसिकली जब भी स्टेडी स्टेट एरर जनरेट होता है तो इंटीग्रल कंट्रोलर क्या करता है, याद रखें इंटीग्रेटर हमेशा क्या करता है, ऑफसेट एरर को जीरो कर देता है, सही है। लेकिन कुछ केसेस में होता यह है कि सिर्फ इंटीग्रेटर लगाने से सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है, तो उस अनस्टेबिलिटी को खत्म करने के लिए हम फिर इंटीग्रल के साथ एक प्रोपोर्शनल कंट्रोलर यानी पीआई कंट्रोलर लगाते हैं, प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल कंट्रोलर। उससे ये होता है कि जो हमारा सिस्टम होता है वो स्टेबल भी रहता है और उसमें ऑफसेट एरर भी जीरो हो जाता है। अब बेटा ये एक और सिस्टम है, इस सिस्टम में जो प्लांट है वो है वन अपॉन एस इंटू जे एस प्लस बी। बेसिकली ये एक मोटर का प्लांट है। आपको पता है कि एक मोटर है जो टॉर्क जनरेट कर रही है और इसमें एक इनर्शियल लोड लगा हुआ है। आपको पता है टॉर्क की इक्वेशन क्या होती है, टॉ इज इक्वल टू जे थीटा डॉट प्लस बी थीटा डॉट। इसमें ये वाला जो फैक्टर है ये बेसिकली थीटा डबल डॉट एक्सीलरेशन है, एंगुलर एक्सीलरेशन, और जे जो है इनर्शिया है। तो ये बेसिकली टॉर्क जो है कुछ पोर्शन इनर्शिया को ओवरकम कर रहा है और एंगुलर एक्सीलरेशन जनरेट कर रहा है, और ये जो बी है ये फ्रिक्शन के लिए फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट है, और थीटा डॉट जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है। आपको पता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो बेसिकली वेलोसिटी से प्रोपोर्शनल होती है। तो जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो दो हिस्सों में तकसीम हो रहा है, उसका एक पार्ट तो एंगुलर एक्सीलरेशन जनरेट कर रहा है और दूसरा फ्रिक्शन को ओवरकम कर रहा है। अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाऊं तो टॉ का लैप्लास हो जाएगा टी ऑफ एस, जे कांस्टेंट है एज इट इज आ जाएगा, थीटा डबल डॉट विल बी इक्वल टू एस स्क्वायर थीटा ऑफ एस, और जो बी थीटा डॉट है वो हो जाएगा बेटा बी एस थीटा ऑफ एस। इसको आप सेपरेट आउट कर लीजिए, तो थीटा ऑफ एस अपॉन टी ऑफ एस दैट इज ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस ब्लॉक विल बी इक्वल टू वन अपॉन जे एस स्क्वायर प्लस बी एस, और वो ब्लॉक यहाँ पर दिया हुआ है। अब बेटा जो मोटर की शाफ्ट है उस पर एक एक्सटर्नल लोड आ रहा है, तो वो जो एक्सटर्नल लोड आ रहा है दैट इज कंसीडर्ड एज अ डिस्टर्बेंस। तो जो ओवरऑल सिस्टम है पूरा का पूरा टॉर्क ये फ्रिक्शनल फोर्स या एंगुलर एक्सीलरेशन जनरेट करने का काम नहीं आ रहा, बल्कि कुछ ना कुछ जो टॉर्क है उसके साथ एक डिस्टर्बेंस भी ऐड हो रही है। अब अगर ये डिस्टर्बेंस पॉजिटिव है
मिसाल के तौर पे मोटर जिस डायरेक्शन में घूम रही है, कोई एक्सटर्नल फोर्स आए और वो मजीद उसी डायरेक्शन में उसको घुमाना शुरू कर दे तो टॉर्क बढ़ जाएगा। लेकिन बेटा अगर वो जो डिस्टरबेंस है वो इस तरह लगी हुई है कि वो उस मोटर की शाफ्ट को रोकने की कोशिश कर रही है, तो दिस डिस्टरबेंस विल बी टेकन एज नेगेटिव। मतलब ये कोई लोड डाल दिया जाए अगर शाफ्ट के ऊपर तो वो भी डिस्टरबेंस है, लेकिन वो नेगेटिव डिस्टरबेंस होगी। और अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स आ रही है, एक्सटर्नल एजेंट आ रहा है, एक्सटर्नल एलिमेंट आ रहा है, जो जिस डायरेक्शन में मोटर की शाफ्ट घूम रही थी उसी डायरेक्शन में घुमाना शुरू हो जाए, तो वहां पर टॉर्क क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा। इस सिस्टम को एक्यूरेट बनाने के लिए हमने एक फीडबैक ली हुई है, और फीडबैक के बाद जो सिग्नल ई जनरेट हुआ है उसके साथ हमने एक प्रोपोर्शनल कंट्रोलर लगाया हुआ है। अब हमें बेसिकली ये देखना है, सिस्टम में ये देखना है कि सिस्टम कितना एफिशिएंट है। पहली बात तो यही है कि सिस्टम स्टेबल हो, लेकिन साथ में एक और चीज भी है, वो ये कि जो हमारा सिस्टम है वो टॉर्क डिस्टर्बेंसेस को रिजेक्ट कर सके। मतलब सिस्टम इतना अच्छा होना चाहिए कि अगर कोई एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस आ रही है डी, तो सिस्टम उतना ही इनपुट बढ़ा कर दे, उतना ही टॉर्क को इस तरह से बढ़ाए कि जो डी का इफेक्ट है वो खत्म हो जाए। सपोज करो टॉर्क नॉर्मल हालत में 4 न्यूटन मीटर, लेकिन अगर डी 1 न्यूटन मीटर आ गया है तो सिस्टम का जो एरर है वो खुद ब खुद कितना हो जाना चाहिए, वो 5 न्यूटन मीटर हो जाना चाहिए, ताकि जो डिस्टर्बेंस है वो रिजेक्ट हो जाए। तो बेटा हमें ये देखना है कि क्या वाकई ये सिस्टम ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता। तो पहले स्टेप में मैं देखना चाह रहा हूँ कि इस डिस्टर्बेंसेस का आउटपुट पे क्या इफेक्ट आएगा। अब इस सिस्टम में देखें, दो इनपुट्स हैं, एक इनपुट है आर और दूसरी इनपुट है डी, और आउटपुट सिर्फ एक है, दैट इज सी। तो मैं एक साथ दोनों इनपुट्स का इफेक्ट नहीं देख सकता आउटपुट पर, मुझे 1 बाय 1 देखना पड़ेगा। पहले मैं क्या कर सकता हूँ, आर का इफेक्ट जब मैं सी पे देख रहा हूँ तो डी को 0 करना होगा, और जब मैं डी का इफेक्ट सी पे देख रहा हूँ तो आर को 0 करना होगा। बेसिकली मैं डिस्टर्बेंस का इफेक्ट देखना चाह रहा हूँ, तो डिस्टर्बेंस का इफेक्ट देखने के लिए मैं क्या करूंगा, आई विल पुट आर इज इक्वल टू 0। अब आर इज इक्वल टू अगर मैं 0 कर दूं और मैं देखना चाह रहा हूँ कि सी पर डी का क्या इफेक्ट है, तो बेसिकली मुझे एक ट्रांसफर फंक्शन बनाना पड़ेगा, सी ऑफ एस अपॉन डी ऑफ एस। तो सी ऑफ एस अपॉन डी ऑफ एस बड़े आसानी से यहाँ पे बना सकते हैं। अगर आप देखें, थोड़ा सा गौर करें, तो आर 0 हो गया। जब आर 0 हो गया तो ये जो सिग्नल सी इस जगह पर आ रहा है ये सी है, और यहाँ से 0 आ रहा है, तो ये ई किसके बराबर हो जाएगा, 0 माइनस सी, यानी कि माइनस सी। तो अब मैं ऐसा करता हूँ, इस डायग्राम को रीड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। देखें, ये जो 1 अपॉन जे एस प्लस बी है वो तो एज इट इज आ गया, ये सी भी एज इट इज आ गया। ये जो समर है वो मैं इस जगह पे लगा रहा हूँ, यहाँ से डी इनपुट यहाँ पर आ गई, और ये जो टी है वो इस जगह पर आ गया। अब आप देखें, टी से पहले लगा हुआ है एक इंटीग्रेटर के पी, और उसके साथ साथ यहाँ पे एक समर की जरूरत नहीं है। समर की जरूरत इसलिए नहीं, अब यहाँ पे एक ही इनपुट है, तो प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, जो सी यहाँ से आ रहा है वो माइनस हो गए ई पे जा रहा है। व्हाट डज इट मीन, मैं इस जगह पर क्या कर सकता हूँ, इस जगह पर मैं एक ब्लॉक लगा सकता हूँ जिसका गेन हो जाएगा -1। या ओवरऑल अगर आप देखें तो सी जो सिग्नल आ रहा है वो पहले -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर के पी से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं एक काम और कर सकता हूँ, इसको मैं प्लस कर देता हूँ, और यहाँ पर जो एडर है उसको मैं बना देता हूँ सिंपल सब्ट्रैक्टर। तो आप ये देखें, ये सिंपल एक नेगेटिव फीडबैक हो गई, और इस नेगेटिव फीडबैक को हम बड़े आसानी से इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द सेम फार्मूला जो हम अब तक के डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज जी अपॉन 1 प्लस जी एच। बस अब फर्क ये है, अब तक के हमने जितने केसेस पढ़े थे उसमें एच की वैल्यू 1 थी, यहाँ पर एच की वैल्यू 1 नहीं होगी, बल्कि कितनी होगी, के पी। एच की वैल्यू कितनी होगी, के पी। तो आइए हम इसको फर्दर रिजॉल्व कर लेते हैं। सी ऑफ एस अपॉन डी ऑफ एस विल बी इक्वल टू, जी की जगह आ जाएगा 1 अपॉन एस इंटू जे एस प्लस बी अपॉन 1 प्लस जी की जगह आ जाएगा 1 अपॉन एस इंटू जे एस प्लस बी, और एच की जगह आ जाएगा के पी। सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा जे एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस के पी। ये हमारे पास आ गया सी ऑफ एस अपॉन डी ऑफ एस। अब मुझे ये देखना है कि किसी भी कांस्टेंट इनपुट के केस में या कांस्टेंट डिस्टरबेंस के केस में आउटपुट क्या होगी, क्या आउटपुट इनपुट को फॉलो करेगी या नहीं करेगी। तो अब मैं सपोज करता हूं कि यहाँ पर एक टॉर्क डिस्टरबेंस अप्लाई हो रही है जिसकी वैल्यू है, एक कांस्टेंट है T1, सही है, और ये इस तरह से है, मतलब एक कांस्टेंट डिस्टरबेंस है जिसकी वैल्यू फिक्स है, यानी एक कांस्टेंट लोड है। अब वो कांस्टेंट लोड अगर ऐसी डायरेक्शन में लगा हुआ है कि मोटर को मजीद तेज घुमाए, या जो टॉर्क आ रहा है उसकी डायरेक्शन में ही है, तो इट विल बी कंसिडर्ड अ पॉजिटिव लोड। और अगर वो ऐसी डायरेक्शन में लगा दिया है कि मोटर जिस डायरेक्शन में घूम रही है उसको रोकने की कोशिश करे, उसके ऑपोजिट फोर्स लगाए, तो इट विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो आप देखें, अगर मैं इसको लैप्लास फॉर्म में लिखूं
तो डी ऑफ एस किसके बराबर हो जाएगा, T1 अपॉन एस। T1 क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड है T1, और 1 अपॉन एस इसलिए आ जाएगा कि ये स्टेप सिग्नल है, ये कांस्टेंट है, स्टेप है, दैट्स व्हाई इट विल बी रिटन एज डी ऑफ एस इज इक्वल टू T1 अपॉन एस। तो डी ऑफ एस की जगह मैं लिख दूंगा T1 ऑफ एस हमारे केस में, तो ये डी ऑफ एस वहां पे जाके क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी T1 ऑफ एस इस जगह पहुंच जाएगा। अब मुझे यहाँ पर अगेन क्या करना है, CSS की स्टेडी स्टेट वैल्यू लेनी है। तो मैं क्या करूंगा, लिमिट अप्लाई करूंगा, लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 एस टाइम्स सी ऑफ एस। तो देखें इस एस सी वाला एस कैंसिल हो जाएगा, और अगर मैं एस की जगह 0 लिमिट रख दूं तो आई विल गेट T1 अपॉन के पी। वट डज इट मीन कि आउटपुट जो है वो किसके बराबर आएगी, T1 अपॉन के पी। मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि आउटपुट आए 0, आउटपुट कितनी आए, 0 आए। वजह क्या है, क्योंकि मैंने आर ऑफ एस 0 दिया हुआ है, ये तो सिर्फ डिस्टर्बेंस है ना। मेरा सिस्टम इतना कैपेबल होना चाहिए कि जो आउटपुट आ रही है वो आर ऑफ एस को फॉलो करे और डिस्टर्बेंस को टोटली रिजेक्ट करे। मतलब ये कि डी ऑफ एस की वटेवर जो भी वैल्यू हो, मेरा आउटपुट जो है वो आर ऑफ एस को फॉलो करना चाहिए उसको। यानी अगर आर ऑफ एस 0 है तो आउटपुट भी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं आ रहा। अगर मैं स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू मालूम करूँ तो ई एस एस किसके बराबर होगा, आर एस एस माइनस सी एस एस। आर एस एस 0 है, सी एस एस की वैल्यू आई है T1 अपॉन के पी। तो अगेन देखें ये आंसर आ गया माइनस T1 अपॉन के पी। क्या हमने कंक्लूड किया कि इस सिस्टम में भी जो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है, ये प्रोपोर्शनल कंट्रोलर इतना सफिशिएंट नहीं है। ये स्टेडी स्टेट एरर को मतलब लिमिट तो कर रहा है, ये ऐसा नहीं है कि इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है स्टेडी स्टेट एरर, वो लिमिट तो हो रहा है, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जाके कांस्टेंट तो हो रहा है, लेकिन 0 नहीं हो रहा। हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि वटेवर जो भी अच्छा सिस्टम क्या, अच्छा कंट्रोल सिस्टम क्या है, उसमें एरर नहीं होना चाहिए। मतलब वटेवर जो भी लोड आए सिस्टम अपने आप को बैलेंस कर ले, और जो भी डिस्टर्बेंस की वजह से जो भी एरर जनरेट हो रहा है वो खुद ब खुद 0 हो जाए। अगर मैंने आर ऑफ एस को 0 किया हुआ है, या जो स्टेप जो मैंने इनपुट है, रेफरेंस इनपुट है, वो 0 दी हुई है, तो आउटपुट भी 0 आनी चाहिए, T1 अपॉन के पी नहीं आनी चाहिए, और जो स्टेडी स्टेट एरर है वो 0 होना चाहिए, यहाँ पे 0 नहीं आ रहा। इट मीन्स इस सिस्टम में कुछ इश्यूज हैं जो हमें रिजॉल्व करने होंगे। अब बेटा इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए, इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमने इसमें एक और कंट्रोलर लगाया है। अब इस कंट्रोलर को पहले देख लें, इस कंट्रोलर का मतलब क्या है। इसमें आउटपुट ओवर इनपुट है T ऑफ एस अपॉन E ऑफ एस। बेटा ये किसके बराबर है, के पी प्लस के पी अपॉन टी आई एस। अगर मैं टाइम डोमेन में ले जाऊं तो के पी तो के पी रहेगा, के पी अपॉन टी आई भी एच इट इज रहेगा, और बेटा ये जो 1 अपॉन एस है ये इंटीग्रल बन जाएगा, यानी ये हो जाएगा ई ऑफ टी डी टी, और यहाँ पर भी ई ऑफ टी आ जाएगा, और ये हो जाएगा टॉ ऑफ टी। तो अब आप ये देखो जो टॉर्क जनरेट हो रहा है वो एरर सिग्नल से टॉर्क जनरेट हो रहा है, उसमें दो पोर्शंस आ रहे हैं। एक तो के पी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला जो पोर्शन है इसमें टॉ ऑफ टी जो है वो ई ऑफ टी से प्रोपोर्शनल है, और दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है, ई ऑफ टी जो है इंटीग्रेट हो रहा है, और ये भी टॉ ऑफ टी का एक पार्ट बन रहा है। तो बुनियादी तौर पर ये जो कंट्रोलर है इसमें दो चीजें हैं, एक तो प्रोपोर्शनलिटी है और दूसरा इंटीग्रेशन हो रही है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल कंट्रोल। अब ये सिस्टम किस तरह से बिहेव करेगा, अब दो तरीके हैं, या तो मैं पूरा का पूरा ट्रांसफर फंक्शन दोबारा से बनाऊं, दूसरा तरीका क्या है कि जो ट्रांसफर फंक्शन मैंने ड्राइव किया हुआ उसमें एक केपी, जहां पे पहले केपी आ रहा था वहां पर केपी टाइम्स 1 प्लस टी आई एस आ रहा है, तो मैं डायरेक्ट ये वाली वैल्यू ली। तो आप मैं यही करने जा रहा हूँ, यानी कि जो ट्रांसफर फंक्शन आया सी ऑफ एस अपॉन डी ऑफ एस, पहले क्या आया था 1 अपॉन जे एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस के पी। अब मैं के पी की जगह जो इसकी वैल्यू आई है वो लिख दूंगा, जो मैंने चेंज करी है। तो ये हो जाएगा सी ऑफ एस अपॉन डी ऑफ एस इज इक्वल टू वॉट, 1 अपॉन, पहले था भाई जे एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस के पी, क्योंकि पहले मैंने सिर्फ के पी लगाया हुआ था, अब के पी की जगह लगा दिया 1 प्लस 1 अपॉन टी आई एस। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, ये टी आई एस एलसीएम में आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली वी विल गेट टी आई एस अपॉन टी आई जे एस क्यूब प्लस बी टी आई एस स्क्वायर प्लस के पी टी आई एस प्लस के पी। ठीक है, अब अगर मैं सी ऑफ एस फाइंड करूं तो ये जो डी ऑफ एस यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा,
और डी ऑफ एस की जगह वही वैल्यू लिख दूं जो मैंने पहले लिखी थी, तो ये हो जाएगा जे टी आई एस क्यूब प्लस बी टी आई एस स्क्वायर प्लस के पी एस टी आई प्लस के पी। और बेटा जो डी ऑफ एस की वैल्यू थी वो क्या थी, टी वन अपॉन एस। इस एस से वाला एस कैंसिल हो गया। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो यू विल गेट सी एस एस विल बी इक्वल टू एस सी ऑफ एस, और साथ में लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट आ जाएगी एस अप्रोचेस टू जीरो। तो आप ये देखो, जब मैं सी ऑफ एस को एस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर एक एस आ जाएगा, और लिमिट अप्लाई करूंगा तो ऊपर आ जाएगा जीरो, नीचे ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे के पी एज इट इज आ जाएगा, और ये टी वन बचेगा। तो मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, जीरो। व्हाट डज इट मीन, आर एस एस भी जीरो है, सी एस एस भी जीरो आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये सिस्टम जो है इसमें कोई स्टेडी स्टेट एरर नहीं होगा, ई एस एस भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपने देखा कि प्रोपोर्शनल कंट्रोलर जो काम नहीं कर पा रहा था वो यहाँ पे पी आई कंट्रोलर ने कर दिया। प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल कंट्रोलर ने आउटपुट डिस्टर्बेंस को पूरा पूरा रिजेक्ट कर दिया। अब आप देखो, अब आउटपुट में डिस्टर्बेंस का कोई जिक्र नहीं है। आर पे मैं जो कुछ दूंगा वो आउटपुट पे मिल जाएगा, लेकिन जो डिस्टर्बेंस आ रही है उसकी वजह से आउटपुट जो पहले ख़राब हो रही थी वो नहीं हो रही। अब अगर डिस्टर्बेंस पे वटेवर कोई भी कांस्टेंट डिस्टर्बेंस है, अच्छा ये भी ज़रूरी है, सिर्फ हम अपने बात करिए अभी कांस्टेंट डिस्टर्बेंस की। हाँ, ये हो सकता है कि अगर कांस्टेंट डिस्टर्बेंस ना हो, डिस्टर्बेंस वेरी हो रही हो, डिस्टर्बेंस मुसलसल गिरो हो रही हो, तो कुछ ना कुछ उसका इफेक्ट आउटपुट पे आए। लेकिन फिलहाल जो हमारा कंट्रोलर है, पहले जो सिंपल प्रोपोर्शनल कंट्रोलर था वो कांस्टेंट डिस्टर्बेंस को भी रिजेक्ट नहीं कर पा रहा था। अब जो कंट्रोलर है वो कांस्टेंट डिस्टर्बेंस को रिजेक्ट कर रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर डिस्टर्बेंस वेरी हो रही है मुसलसल, उसको ये कम्प्लीटली रिजेक्ट ना कर सके। एनी हाउ इसकी एफिशिएंसी जो है वो सिंपल प्रोपोर्शनल कंट्रोलर से काफ़ी बेहतर होगी। अब बेटा एक और सवाल जनरेट होता है, वो ये कि क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि हम सिंपल इंटीग्रेटर लगा लेते। प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रेटर लगाने की क्या ज़रूरत आई, हमने प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रेटर कंट्रोलर क्यों लगाया। हम ये भी तो कर सकते थे कि हम सिंपल एक इंटीग्रेटर लगा लेते, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर नहीं लगाते। व्हाट डज इट मीन, ये देखें, ये यहाँ पे ये जो प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल है उसमें से मैं ये वन हटा दूँ, सही है। अब ये सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, अब ये सिर्फ इंटीग्रेटर बचा, सही है। अब ये सिंपल इंटीग्रल कंट्रोल है। क्या चेंज आएगा ट्रांसफर फंक्शन में, ये देखें, ये वन प्लस ये चीज़ नहीं आएगी। और अगर थोड़ा सा आप इधर गौर कर लें तो यहाँ पे भी एक टर्म कम हो जाएगी। कौन सी वाली टर्म कम हो जाएगी, ये जो के पी टी आई एस है ये ख़त्म हो जाएगा। अब क्या है, अब ये सिस्टम जो है सिंपल इंटीग्रल कंट्रोल है, ये प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल कंट्रोल नहीं है। अब हम ये चेक करते हैं कि क्या ये सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। इस वक्त देखें, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो इस फॉर्म में बन गई, ए एस क्यूब प्लस बी एस स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। आप देखो, इसमें एस क्यूब की टर्म है, इसमें एस स्क्वायर की टर्म है, लेकिन एस की टर्म नहीं है। तो हमने जो राउथ हार्विट्ज क्राइटेरिया पढ़ा था उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई एक टर्म भी मिस होगी तो सिस्टम अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो ये सिस्टम हमें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि अनस्टेबल है। फिर भी अगर मैं इसकी राउथ एरे बना लूँ तो क्या बनेगी, एस क्यूब आएगा, एस स्क्वायर आएगा, एस की पावर 1 आएगी और एस की पावर 0 आएगी। यहाँ पर आ जाएगा ए, यहाँ आ जाएगा बी, यहाँ पे आ जाएगा सी, और यहाँ पे आ जाएगा सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 0 और इस जगह पर आ जाएगा सी। अब अगर मैं अगली टर्म कैलकुलेट करूँ तो क्या हो जाएगी, बी को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा, 0 माइनस ए सी अपॉन बी, और चूंकि सी के नीचे 0 आ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा सी। तो आप ये देखें कि यहाँ पर एक चेंज ऑफ साइन, दो चेंज ऑफ साइन आ गए। एस स्क्वायर से एस पावर 1 में एक चेंज ऑफ साइन आया, पॉजिटिव से नेगेटिव वैल्यू आई, और फिर नेगेटिव से दोबारा से एक पॉजिटिव वैल्यू आ गई। तो ये सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। मैंने जैसा कि पहले बताया था कि स्टैंड अलोन इंटीग्रेटर समटाइम सिस्टम को अनस्टेबलाइज कर देता है, तो उसको अगर स्टेबल भी रखना है तो बेहतर ये होता है कि प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रेटर आप लगाएं। देखें, सिंपल प्रोपोर्शनल लगाने से स्टेडी स्टेट एरर जनरेट होता है। सिंपल प्रोपोर्शनल कंट्रोलर स्टेबिलिटी का कोई प्रॉब्लम जनरेट नहीं करता, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, वो एक कांस्टेंट एरर जनरेट करता है, दैट इज ऑफसेट एरर। उसके मुकाबले में जो इंटीग्रेटर होता है उसका क्या मसला है, वो समटाइम जैसे पिछले वाले केस में देखें उसने सिस्टम को अनस्टेबल नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर ये जो स्टैंडअलोन इंटीग्रेटर लगाया हमने ये सिस्टम को अनस्टेबल कर रहा है। तो इस अनस्टेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए व्हाट डू वी डू, बेसिकली वी कनेक्ट प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल कंट्रोलर, सही है।
क्योंकि प्रोपोर्शनल जो है वो सिस्टम को स्टेबलाइज रखेगा और जो इंटीग्रेटर है वो स्टेडी स्टेट एरर को जीरो करेगा। ठीक है, अब ये देखें डेरिवेटिव कंट्रोल एक्शन। अब देखें ये बिल्कुल वो पुराना वाला ही ट्रांसफर फंक्शन है, लेकिन अब इसमें बी नहीं है, मतलब एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई डैम्पिंग नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, जितना भी टॉर्क है वो सारा का सारा एंगुलर एक्सीलरेशन जनरेट करने के लिए काम आ रहा है। अब यहाँ पर मैंने एक कंट्रोलर लगा दिया, अगेन प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। अब इस सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या होगी, अगर मैं इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन बनाऊं तो पहले तो ये दोनों सीरीज में है, तो ये हो जाएगा के पी अपॉन जे एस स्क्वायर और 1 प्लस के पी अपॉन जे एस स्क्वायर। एच ऑफ एस इज इक्वल टू 1, तो एच ऑफ एस की जगह हमने 1 लिख दिया, और जो जी ऑफ एस है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है के पी अपॉन जे एस स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, तो फाइनली वी विल गेट के पी अपॉन जे एस स्क्वायर प्लस के पी। ये भी सेकेंड ऑर्डर फंक्शन है, लेकिन इस सेकेंड ऑर्डर जो ट्रांसफर फंक्शन है उसमें आप देखें तो जो दो पोल्स बन रहे हैं उनकी लोकेशन क्या है। जे एस स्क्वायर प्लस के पी को अगर मैं इक्वल टू 0 कर दूं तो एस स्क्वायर बराबर आ जाएगा माइनस के पी अपॉन जे के, और बेटा एस बराबर आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट के पी अपॉन जे। अंडर रूट में जो माइनस था उसकी जगह लगा दिया आयोटा। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स जो दो पोल्स हैं ये दोनों इमेजनरी एक्सिस पर आ गए। और आपको पता है जब भी किसी सिस्टम में पोल्स इमेजनरी एक्सिस पर आ जाएं तो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होता है, दैट इज इट विल प्रोड्यूस दिस टाइप ऑफ कंसिस्टेंट ऑसिलेशंस। अब हम तो ये नहीं चाहते, हम तो ये चाहते हैं कंट्रोल, किसी भी कंट्रोल सिस्टम में अगर मैंने एक स्टेप इनपुट दी है तो मैं आउटपुट कभी भी ऐसी नहीं चाहता। मैं आउटपुट कैसे चाहता हूँ कि आउटपुट शुरू में वेरी हो जाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन आगे जाकर क्या हो जाए एक पर्टिकुलर वैल्यू पर, और पर्टिकुलर वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, अगर मैंने यूनिट स्टेप दिया इनपुट पर तो आउटपुट भी 1 पे ही जाके कंसिस्टेंट होकर क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। अब अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है ये यहाँ पर अपना जो इसका ऑब्जेक्टिव है जिसलिए इसको लगाया गया है वो अचीव नहीं कर पा रहा। ठीक है, हम प्रोपोर्शनल कंट्रोलर लगाकर अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस उस तरह से अचीव नहीं कर पा रहे जो कि होनी चाहिए। तो बेटा अब इसको क्या किया जाए, इसको कैसे मैनेज किया जाए। इसको मैनेज करने के लिए अब यहाँ पर एक और कंट्रोलर लगाया है। अब आप देखो अगेन इसके दो पार्ट्स हैं, एक तो के पी है और दूसरा है के पी टी डी एस। जिस तरह 1/s इंटीग्रेटर को जाहिर करता है तो सिंपल एस बेसिकली रिप्रेजेंट्स डिफरेंशिएटर। तो अब जो आउटपुट होगी यानी यहाँ पे जो एरर सिग्नल होगा ई ऑफ एस, यहाँ पर जाकर ये वही टॉ आ जाएगा और ये सी ऑफ एस आ जाएगा। तो आप देखो ई ऑफ एस दो ब्लॉक से पास हो रहा है, एक तो के पी से पास हो रहा है यानी कि प्रोपोर्शनल पार्ट है, और जो के पी टी डी ये दोनों कांस्टेंट हैं, और एस डेरिवेटिव अपना डिफरेंशिएटर है। तो ये जो टी है, टी ऑफ एस जो कंट्रोलर जनरेट कर रहा है ई ऑफ एस को लेकर, उसमें एक पार्ट है प्रोपोर्शनल और दूसरा पार्ट है डेरिवेटिव। दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ कंट्रोलर इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव कंट्रोलर। अब अगर मैं इसका ट्रांसफर फंक्शन जनरेट करना चाहूँ तो क्या होगा, सबसे पहले देखें फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, के पी प्लस के पी टी डी एस अपॉन जे एस स्क्वायर। और अगर फीडबैक की मैं बात करूं तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस के पी टी डी एस अपॉन जे एस स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ऊपर क्या आ जाएगा, के पी प्लस के पी टी डी एस और नीचे आ जाएगा जे एस स्क्वायर प्लस के पी टी डी एस प्लस के पी। ठीक है, अब अगर आप इसको सेकंड ऑर्डर की स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें, सेकंड ऑर्डर की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। तो अगर आप इसके डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर से कंपेयर करें, मुझे जे से डिवाइड भी कराना पड़ेगा क्योंकि जब तक यहाँ पे जे आ रहा है स्टैंडर्ड इक्वेशन में एस नहीं आता। तो जब मैं इसको जे से डिवाइड करा दूंगा तो फिर यहाँ से जे खत्म हो जाएगा, यहाँ पे भी जे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे भी जे डिवाइड हो जाएगा और ऊपर भी जे डिवाइड हो जाएगा। तो एक जे इधर आ जाएगा और ये भी जे आ जाएगा। तो ओमेगा एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट के पी अपॉन जे, और जीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, के पी टी डी अपॉन जे डिवाइडेड बाय ओमेगा एन। ओमेगा एन की वैल्यू आप यहाँ से लिख दीजिए तो यू विल गेट द वैल्यू। अब आप जो असल चीज़ है वो देखिए, असल चीज़ क्या है कि ये जो टी डी हमने लगाया है, अगर ये टी डी 0 हो जाए तो आप देखो जीटा 0 हो जाएगा। लेकिन ये जो टी डी लगाया है या जो डेरिवेटिव पार्ट लगाया है, बेसिकली उस डेरिवेटिव पार्ट ने क्या करा है, उस डेरिवेटिव पार्ट ने सिस्टम के अंदर डैम्पिंग इंट्रोड्यूस कराई है। अगर टी डी वाला पार्ट हटा दूं
तो सिस्टम का रिस्पॉन्स कंसिस्टेंट ऑसिलेशंस आएंगी, लेकिन हम नहीं चाहते कि कंसिस्टेंट ऑसिलेशंस आए। हम तो ये चाहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो सिस्टम का रिस्पॉन्स है वो डाई डाउन हो। उसके लिए सिस्टम में आपको डैम्पिंग इंट्रोड्यूस करनी थी। यहाँ पर आपने डैम्पिंग इंट्रोड्यूस कर दी, और डैम्पिंग इंट्रोड्यूस करने का फ़ायदा क्या हुआ, अब सिस्टम कंटेन्स सम वैल्यू ऑफ जीटा, और वो वैल्यू ऑफ जीटा आप चेंज कर सकते हो। कैसे? वो आप वेरी करा सकते हो टीडी को कंट्रोल करके या केपी को कंट्रोल करके। केपी या टीडी को आप वेरी करो, उससे जीटा चेंज होना शुरू हो जाएगा। और जीटा चेंज होने का जो सबसे बड़ा एडवांटेज होगा वो क्या होगा, हम सिस्टम की डैम्पिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक डैम्प करा सकते हैं। अगर जीटा 1 से बढ़ा दिया तो सिस्टम ओवर डैम्प्ड हो जाएगा। जीटा अगर 1 से थोड़ा सा कम होगा तो अंडर डैम्प तो होगा, लेकिन बहुत जल्दी डैम्प होगा। और अगर जीटा मैं बहुत कम कर दूं, जैसे बिल्कुल जीरो पे तो कंसिस्टेंट ऑसिलेशंस होती हैं, लेकिन अगर मैं जीटा बढ़ाना शुरू कर दूं तो ऑसिलेशंस जो है डाई डाउन तो होंगी, लेकिन अगर जीटा बहुत छोटा है, लेट से 0.1 है या 0.2 है, तो इसका सेटलिंग टाइम बहुत ज़्यादा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा देर में जाके सिस्टम स्टेबलाइज हो। ठीक है, तो बस ये था आज का लेक्चर हमारा।